Yes. Now we are going to discuss a few organic questions. ठीक है, regarding the hydrocarbon, alkane, alkene or alkyne. Yes. First question is, which of the following shows geometrical isomerism? Geometrical isomerism. Isomerism may also be there in exam because alkane related with conformational isomerism, alkene related with geometrical, and the product of alkene is alkyl halide, and alkyl halide related with the optical. So this by this meaning geometrical isomerism, optical, conformational isomerism may be in exam. ठीक है, इसलिए क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपको बताया था रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड शुड बी देयर. रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड, यस, ऑल हैव रेस्ट्रिक्टेड बॉन्ड. And second thing, double bonded or restricted bond should have different groups, but this carbon atom has 2 hydrogen, it cannot show geometrical. The carbon atom has 2 hydrogen, the carbon atom has 2 hydrogen, does not show. The carbon atom has H and CH3, carbon atom has H and CH2 CH3, yes, it can show geometrical. The carbon atom has 2 hydrogen atoms, ये शो कर सकता है, बाकी कोई नहीं. ठीक है, जैसे मैं इसकी बात करूँ तो ये CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें इस कार्बन के पास दोनों H हैं तो ये शो नहीं करेगा. लेकिन इसकी बात करें तो इसके पास एक H, इसके पास एक H, तो सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सिस और सेम ग्रुप अपोजिट साइड है जैसे इसमें, तो ये क्या बनेगा, ट्रांस. तो ऐसे एक ट्रांस बनेगा और एक सिस बनेगा. चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड, ये एल्केन से रिलेटेड है. द रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ 2-मिथाइल प्रोपेन. 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन क्या होगा, CH3 CH CH3 CH3 1 2 3, 2-मिथाइल प्रोपेन. हेलोजिनेशन X2, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. प्रोडक्ट क्या बनेगा, या तो यहाँ X अटैच हो सकता है एक, और या यहाँ अटैच हो सकता है 2. X मतलब हेलोजन है, ये माइनर है, इसने इसे माइनर लिखा है और इसे क्या लिखा है, मेजर लिखा है. ठीक है, तो ये माइनर मेजर लिखा हुआ है. क्लोरीनेशन गिव्स लार्जर अमाउंट ऑफ माइनर, लेकिन जब X2 क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो ये माइनर नहीं बनता, ये क्या बनता है, मेजर बनता है. और ऐसा क्यों है वो आपको लिखवाया हुआ है. क्लोरीनेशन के केस में स्पेशली फॉर क्लोरीनेशन सेलेक्टिविटी इनटू रिएक्टिविटी होता है, सेलेक्टिविटी इनटू रिएक्टिविटी होता है, तो उसी का रीज़न पूछा है यहाँ पर. ऐसा क्यों है, क्लोरीनेशन गिव्स लार्जर अमाउंट ऑफ माइनर प्रोडक्ट देन द ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन इसे जितना अमाउंट बनाएगा, क्लोरीनेशन में इसका अमाउंट उससे ज़्यादा बनेगा. ऐसा क्यों है, बिकॉज Br2 इज़ मोर रिएक्टिव दैन Cl2, क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन, एंड इज़ एबल टू अटैक द लेस रिएक्टिव 3 डिग्री नहीं, 3 डिग्री कार्बन तो मोर रिएक्टिव होता है. 3 डिग्री कार्बन की रिएक्टिविटी आपको लिखवाया फ्री रेडिकल में, 3 डिग्री रिएक्टिव मोर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन मीथेन. इस तरह से ये फ्री रेडिकल में रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. तो ये तो गलत हो गया. दूसरा, ब्रोमीन एटम्स आर लेस रिएक्टिव. लेस रिएक्टिव का मतलब क्या है, मोर सेलेक्टिव, ठीक है, देन क्लोरीन, एंड प्रिफरेंशली अटैक द वीकर 3H. हाँ, ये वीकर ठीक लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है. ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर ये वाला बॉन्ड वीक होगा इस कार्बन इस हाइड्रोजन का, क्योंकि ये 3 डिग्री है, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा. ये ऐसे एनर्जी के क्वेश्चन भी आते हैं. इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि विच हाइड्रोजन एटम ईजिली ब्रेकअप या कैन ईजिली रिमूव, या कौन सा बॉन्ड वीक होगा, तो ये बॉन्ड वीक होगा कार्बन हाइड्रोजन का. क्यों, क्योंकि H का लॉस होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा वो 3 डिग्री होगा, और 3 डिग्री क्या होगा, मोर स्टेबल. तो मोर स्टेबल अगर इंटरमीडिएट बनता है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट को ब्रेक करना ईजी है, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी वीकर 3 डिग्री बॉन्ड है. ठीक है, इसलिए, और ये ब्रोमीन एटम इजीली क्लोरीन से लेस रिएक्टिव और प्रेफरेंशियली अटैक करता है वीकर. मतलब लेस रिएक्टिव का मतलब यहाँ पर है मोर सेलेक्टिव. ठीक है, तो वो सिलेक्शन चाहिए उसे, मैं तो इसे ही पर अटैक करूँगा, उसका ये फिक्स होता है. मोर रिएक्टिव, मोर सेलेक्टिव का मीनिंग है कि उसके लिए ये है, इस पर ही अटैक करूँगा. ये सेलेक्टिव करने वाला पॉइंट होता है कि ब्रोमीन इसी को सेलेक्ट करेगा, इसी पर ही अटैक करेगा, इन तीनों को सेलेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो यानी कि ये आंसर है. थर्ड में क्या दिखा हुआ है, द मिथाइल ग्रुप्स आर मोर हिंडर्ड
टू अटैक बाय द लार्जर ब्रोमीन एटम, नहीं। अगर CH3 हिंड्रेंस करते, वैसे तो फ्री रेडिकल में ऐसा कुछ होता नहीं है, फिर भी अगर हिंड्रेंस करते तो ब्रोमीन को इस कार्बन पर तो अटैक करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ब्रोमीन तो इसी पर ज़्यादा अटैक करता है। इसका भी ये मेजर होता है ब्रोमीन के केस में, क्लोरीन के केस में ये मेजर होता है, तो ये थर्ड तो नहीं है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, ब्रोमिनेशन इज़ रिवर्सिबल, ब्रोमिनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड मोर स्टेबल 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड इज़ फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली। 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड, नहीं, स्टेबिलिटी का 3 डिग्री या 2 डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है, वो केवल इंटरमीडिएट होते हैं। ऐसे सिंपल रिएक्टेंट को कि 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड इज लेस, नहीं, ये तो SN1, ऐसे मैं कहूँगा तो SN1 रिएक्शन में ये मोर रिएक्टिव है, मतलब मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल है, ठीक है। मतलब ये SN1 में ये मोर रिएक्टिव है, मतलब लेस स्टेबल है, और ये मोर स्टेबल है। लेकिन अगर SN2 की बात करें तो उसमें ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव मतलब लेस स्टेबल, ठीक है, और ये मोर स्टेबल। तो हम ऐसे नहीं कह सकते, वो डिपेंड करता है रिएक्शंस पर कि हम किसके रेस्पेक्ट में या कहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए ऐसे इनकी स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे इसने लिख दिया कि मोर स्टेबल 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड बना तो ये मोर स्टेबल है, इससे नहीं, ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है, इनमें तो ऐसे डिसीजन नहीं कर सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट पहला देखते हैं क्या है, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड इथेन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विद। एक्लिप्स्ड या स्टैगर्ड से लाइट की प्रेजेंस में कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, और वो भी किसका, इथेन का, नहीं। इथेन क्या होगा, इथेन तो सिंपल CH3CH3, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, Cl आएगा, तब भी क्लोरोइथेन बनेगा, और यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तब भी क्लोरोइथेन बनेगा। अब वो चाहे कोई सा भी हाइड्रोजन हट जाए, जैसे ये एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन है, देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स, कोई भी H हट जाएगा। और ऐसे ही इसमें होता है, किसमें, स्टैगर्ड में, देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स, कोई भी H हटेगा, प्रोडक्ट यही बनेगा, CH3 CH2 Cl, ओनली 1 प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो चाहे इससे बने या इससे बने कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक ही प्रोडक्ट होगा और वो सेम ही रहेगा, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। अगर 2 Cl होते तब हो सकता था कि स्टेबल प्रोडक्ट किसका बनेगा, क्योंकि दोनों Cl क्लोज हैं, दोनों Cl थोड़ा दूर हैं, तो एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, तब भी प्रोडक्ट तो वो एक ही होता, मतलब उसकी फॉर्म होती, वो आइसोमर्स होते वो उसके कॉन्फॉर्मेशन। और जब मैंने आपको बताया हुआ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसका मतलब है कि अगला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने लिखा है द कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कैन बी आइसोलेटेड। रूम टेम्परेचर पर आइसोलेट कर सकते हैं, नहीं, रूम टेम्परेचर पर उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर तो एग्जिस्ट ही करते हैं। जैसे टोटोमर्स को रूम टेम्परेचर पर आप अलग अलग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी पहले में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आप सिस ट्रांस को आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें कंसिडर किया, तो जो भी आइसोमेरिज्म कंसिडर की जाती है उन्हें आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को आइसोलेट कर सकते हैं, सिस को अलग कर सकते हैं, ट्रांस को अलग कर सकते हैं। ऑप्टिकल में भी प्रॉब्लम है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी आप क्या नहीं कर सकते, हीट अप करके सेपरेट नहीं कर सकते एनेंशोमर्स को। क्यों एनेंशोमर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, दोनों सेम ही मॉलिक्यूल होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट सेम होते हैं, वो लिखवाया हुआ है, एनेंशोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी डिस्टिलेशन मेथड। तो ये भी इसका आंसर गलत हो गया। अब थर्ड, टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन आपको क्या बताया था, एटम्स के बीच का, जैसे इन दोनों एटम के बीच में इस समय 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, 60 डिग्री एंगल है, ये टॉर्शनल स्ट्रेन है। इज़ मिनिमम इन इथेन एट डाईहेड्रल, जब 60 डिग्री एंगल है तो ये दोनों दूर है, ठीक है। अब कह रहा है 180 मतलब अब इस वाले हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, मैं इसे मार्क कर देता हूँ, स्टार मार्क कर देता हूँ, तो अभी ये 60 पर है, इसे और रोटेट कर दिया, कितना रोटेट कर दिया, इसे 180 तक रोटेट कर दिया है। अब ये स्टार वाला हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो अब भी इसमें क्या होगा, 60 डिग्री का ही एंगल होगा, यानी कि अभी भी ये मोर स्टेबल होगा। मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन इज मिनिमम मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मतलब मिनिमम एनर्जी, ठीक है, ये होता है। तो ये भी, और 300 डिग्री पर, यानी कि इसके और इसके बीच में 300 डिग्री, 60 180, तो ठीक है, और यहाँ पर 180 और अच्छा 30 यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे 300 वाले में ये वाला स्टार वाला H यहाँ आ जाएगा, मैंने इसलिए उसे स्टार बना दिया जिससे आपको ये स्टार वाला H यहाँ आ गया,
अब भी 60 डिग्री का डायहेड्रल है, यानी कि तीनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हैं, तीनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं। तीनों एक जैसे स्ट्रक्चर हैं तो तीनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी और मिनिमम होगी। इससे तो मिनिमम ही रहेगी, मतलब स्ट्रेन मिनिमम रहेगा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन दिस वन, क्योंकि ये एक्लिप्स्ड है और ये तीनों क्या हैं, स्टैगर्ड, लेकिन है एक ही, ये एक ही स्ट्रक्चर है। वो तो अलग अलग एंगल पर कह रहा है, इसलिए हमने अलग अलग एंगल लिखा, यानी कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मिनिमम स्ट्रेन होगा। आगे कहता है स्टेरिक स्ट्रेन इज मिनिमम इन गोच, गोच फॉर्म ऑफ एनब्यूटेन नहीं, आपको लिखवाया हुआ है एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल, यानी कि उसमें मिनिमम स्ट्रेन होगा। एंटी फॉर्म में मिनिमम स्ट्रेन होता है, गोच में नहीं होता है, गोच सेकंड नंबर पर आता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, लिखवाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ये क्वेश्चन है RBr को मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन ईथर की प्रेजेंस में, तो RBr और मैग्नीशियम ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो RMgBr गिरगनाट एजेंट बनेगा। D2O के साथ रिएक्ट करेंगे तो RD बनेगा, ठीक है, साथ में बन जाएगा MgOD और Br, ठीक है। RD यहाँ पर गिवन है, RD क्या गिवन है, CH3CH2D, देयरफॉर R क्या है, R है CH3CH2 ग्रुप, R ये ग्रुप है। अब वो कहता है कि CH3CH2Br बाय वुड्स रिएक्शन, अब वुड्स रिएक्शन होता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल भी बनते हैं और एनायन भी बनते हैं, मतलब कोई सा मैकेनिज्म ले सकते हैं, कार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वाला या फ्री रेडिकल वाला, ठीक है। तो जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने फ्री रेडिकल का ले लिया, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये बनेगा, ठीक है। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला, अगर ये अपने जैसे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो CH3CH2CH2CH3, ठीक है, यानी कि एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा, अगर ये अपने जैसे मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है लेकिन ये H अपना डोनेट कर देता है उसे, यानी H होमोलिटिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो H अगर इससे चला, इसके पास से चला जाएगा तो यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा बनेगा CH3CH3, ठीक है। या फिर आप इसे बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेंगे, मतलब कोई नया फ्री रेडिकल प्रोवाइड करेंगे तो उसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। अभी तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, यानी एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है और एक ये, यानी कि इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है तीनों, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। ये 4 कार्बन का एक, 2 कार्बन का एक और एल्कीन भी, तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाइए तब भी यही पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फ्री रेडिकल है तब भी यही है, इसलिए वुड्स रिएक्शन में लिखा भी होगा देयर आर, और मैंने आपको लिखवाया हुआ है जहाँ भी फ्री रेडिकल बनेंगे वहाँ साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट जरूर बनते हैं, तो ये बाई प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों। मेन तो यही बनेगा, मेन तो ये होगा, बट दीज आर आल्सो पॉसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है द ऑक्टेन नंबर। ये ऑक्टेन नंबर के पेट्रोल से रिलेटेड होते हैं। ऑफ ए सैंपल ऑफ पेट्रोल इज़ 40। ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन से रिलेटेड होता है। इट इज़ रिलेटेड विद आइसो ऑक्टेन। ये इट मीन्स दैट इट्स नॉकिंग प्रॉपर्टी इज़ इक्वल टू द मिक्सचर ऑफ, इसकी जो नॉकिंग प्रॉपर्टी, ये पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। मतलब पेट्रोल जब कंबशन होता है तो उसमें से फ्यूल थोड़ा कम बर्न करता है, ठीक, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंजन में नॉकिंग साउंड क्रिएट होता है, तो उसे साउंड को डिक्रीज़ करने के लिए इसमें हम स्पेसिफिक कंपाउंड्स ऐड करते हैं, उन्हें कहते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो ऑक्टेन नंबर उन्हीं के पावर से रिलेटेड होता है, ठीक है, और 0 से लेकर 100 तक का ऑक्टेन नंबर होता है। तो इसने 40 लिखा है। 40 का मतलब मैंने कहा ना आइसो ऑक्टेन से रिलेटेड है, यानी 40% इसमें आइसो ऑक्टेन होगा, 40% आइसो ऑक्टेन, तो 60% एनहेप्टेन होगा और 40% आइसो ऑक्टेन होगा। पेट्रोल नहीं, पेट्रोल तो उनका कॉम्बिनेशन होता है, पेट्रोल कोई कंपाउंड नहीं होता, पेट्रोल इज़ ए मिक्सचर, पेट्रोल कोई कंपाउंड नहीं है, ध्यान रखना, पेट्रोल इज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो उसमें 60% हेप्टेन है, एनहेप्टेन स्ट्रेट चेन का, और 40% आइसो ऑक्टेन है ब्रांच वाला, ठीक है। चलिए ये होता है, याद रखना। नेक्स्ट,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। किस में आइसोप्रोपाइल बेंजीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये है, यहाँ से AlCl3 क्या करेगा, इस Cl को रिमूव करेगा, Cl को रिमूव करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव 1 2 शिफ्ट करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पहले क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। AlCl3 के साथ Cl का लॉस हो जाएगा विद AlCl3, ठीक है, और हमें मिलेगा ये कार्बोकेटायन और ये कार्बोकेटायन शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बोकेटायन में 1 2 शिफ्टिंग, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होकर के 1 2 शिफ्टिंग करा देगा और ये मोर स्टेबल होगा और ये बेंजीन पर अटैक करेगा, ठीक है। और इसके बाद ये बेंजीन पर अटैक करता है, बेंजीन पर अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक, यानी कि इसमें बन गया, इसमें बन गया ये भी ऐसी H पॉजिटिव। जब इसमें H पॉजिटिव का रिएक्शन होगा तो इसमें 2 कार्बोकेटायन बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा और ये मोर स्टेबल होगा तो फाइनली ये प्रोडक्ट बनाएगा, यानी ये भी होगा। तीसरा, यहाँ से जब H2SO4 के साथ OH होगा, ठीक है, H2SO4 के साथ H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव का फंक्शन क्या होता है, OH को रिमूव करना, OH को रिमूव कर देंगे, वाटर का लॉस और कार्बोकेटायन ये बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा तो ये फिर ये से ही बनाएगा, यानी ये भी। और अगर 3 अच्छा ऑप्शन दिए हुए हैं तो फोर्थ ये तो ऑब्वियसली ये तो डायरेक्ट है, Cl यहाँ से रिलीज़ होगा किसके साथ, AlCl3 के साथ, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा यही वाला, इस पर अटैक आइसोप्रोपाइल, यानी कि चारों आंसर हैं, ऑल ऑफ द अबव, चारों 1 2 3 नहीं, ऑल चारों से ही हम आइसोप्रोपाइल बना सकते हैं, ठीक है, एज मेजर प्रोडक्ट, ठीक, माइनर भी नहीं, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ए हाइड्रोकार्बन ऑफ मॉलिकुलर फार्मूला C6H10, C6H10 है, रिएक्ट्स विद सोडामाइड, सोडामाइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। सोडामाइड होता है NaNH2, यानी कि कोई हाइड्रोकार्बन, इनमें से देखते हैं वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा। और आगे कहता है कि सेम मॉलिक्यूल्स ऑन ओजोनलिसिस फॉलोड बाय H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस है। ओजोनलिसिस में अगर H2O2 यूज़ करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता है। गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और उनमें ऑप्टिकली एक्टिव नेचर है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। देन द हाइड्रोकार्बन में भी, अब देखते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा। पहली बात तो सोडामाइड, सोडामाइड होता है सोडामाइड होता है NaNH2, ठीक है, और NaNH2 के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, NaNH2 के साथ करेगा विच हैविंग एसिडिक H। अब एसिडिक H देखते हैं, एक तो 1 हेक्साइन के पास है, 1 हेक्साइन के पास क्यों है, 3 2 5 और 1 6, क्योंकि यहाँ ये टर्मिनल H है। 2 हेक्साइन के पास नहीं है, 3 के पास नहीं है, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन मतलब 1 पेंटाइन है और थर्ड पर एक मिथाइल ग्रुप है और 3 2 5 ये H, इसके पास भी एसिडिक H है, ठीक है, थर्ड। तो इन 2 में से ही कोई आंसर होगा, या तो A होगा, ठीक है, या D होगा, इन 2 में से कोई एक होगा, सेकंड और थर्ड नहीं हो सकते। अब आगे कहता है कि हमने ओजोनलिसिस कर दिया, चलिए तो इसका ओजोनलिसिस कर देते हैं, ओजोनलिसिस विद H2O2, इसका भी ओजोनलिसिस कर देते हैं, ओजोनलिसिस फॉलोड बाय H2O2 यानी ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। इसका ओजोनलिसिस करेंगे तो लेफ़्ट साइड में बनेगा, एक कार्बन का फॉर्मिक एसिड बनता है, उसके पास जिसके पास H होता है, और उस कार्बन का जिसके पास H नहीं होता है उसका एसिड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक है 4 कार्बन, 3 और 1 4 कार्बन, ठीक, तो 2 एसिड तो बने और गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑप्टिकल एक्टिव कोई नहीं है, ना ये ऑप्टिकल एक्टिव है और ना ही ये ऑप्टिकल एक्टिव है, इनमें से कोई है, 2 H है, 2 H है, 2 H है, 3 H है, नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, ये ब्रेक होगा, HCOOH, एक तो ये बना फॉर्मिक एसिड बना, और दूसरा यही भी विदाउट है, तो ये विदाउट H है तो एसिड बनेगा, हाँ, तो ये इसमें एसिमेट्रिक एटम है क्योंकि इसके पास एक H है
और एक CH2CH3 है, यानी ये मॉलिक्यूल COOH CH CH3 CH2CH3 है, एसिमेट्रिक सेंटर, यानी ऑप्टिकल एक्टिव नेचर भी, यानी कि आंसर डी। ठीक है, तो ऑप्टिकल नेचर भी प्रूव हो गया उसका ओजोनोलिसिस, और वो सोडामाइड के साथ भी रिएक्शन भी कर सकता है, तो ये वाला हेक्साइन होगा। ठीक है, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन होगा, ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इनके तो ट्रिपल बॉन्ड मिडिल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्कीन। कोई एल्कीन एक्स है, पता नहीं कौन सा है, वो डाइओल बनाता है, गिव से डाइओल, और फर्दर ऑक्सीडेशन उसका अगर वो फिर से ऑक्सीडेशन कर देते हैं गिव से डाइकीटोन, और उससे डाइकीटोन बन जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी, ठीक है, इनमें से कौन सा वो होता है, डाइकीटोन बनना है फर्दर ऑक्सीडेशन पर। तो पहले तो डाइओल तो सभी का बन जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, एक ये और एक, चलो ये दोनों ए और भी समझा देता हूँ। CH3 डबल बॉन्ड CH3 तो इसका डाइओल बनेगा CH3COH बन गया डाइओल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब इसका भी डाइओल बन जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब वो कहता है फर्दर ऑक्सीडेशन। अब इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स ए डाइकीटोन, अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनना चाहिए, डाइकीटोन बनना चाहिए, डाइकीटोन। ठीक है, तो पहले तो क्या बन गया, डाइओल बन गया। ठीक, और अब इसका ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनना चाहिए, डाइकीटोन बनना चाहिए। अब ये फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये तो ब्रेक हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन पर तो ये ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। डाइकीटोन गिव्स ए डाइओल, ऑक्सीडेशन ऑफ एन एल्कीन एक्स गिव्स ए डाइओल। जैसे हमने ऑक्सीडेशन किया बेयर्स रिएजेंट के साथ तो डाइओल बन गया, तो वो तो सभी का बन सकता है। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन मतलब कंसंट्रेटेड KMnO4 के साथ गिव्स ए डाइकीटोन। डाइकीटोन तो नहीं, 2 कीटोन मॉलिक्यूल्स कहना चाहिए इसे, गिव्स 2 कीटोन मॉलिक्यूल। जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इस कार्बन के पास H नहीं है, और जिसके पास H नहीं होता है वो कीटोन बनाता है, यानी ये कीटोन बनाएगा। 2 मॉलिक्यूल कीटोन के बनेंगे। लेकिन जैसे इस कार्बन के पास H है तो जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ब्रेक होगा ये, तो ये H क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ये वाला कार्बन एसिड बनाएगा, लेफ्ट वाला एसिड नहीं बनाएगा, ये कीटोन बनाएगा। तो ये डाइकीटोन नहीं 2 कीटोन मॉलिक्यूल्स लिखना चाहिए था ऐसे। तो इसका मतलब है कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H होगा वो डाइओल तो बना सकता है, लेकिन वो बाद में कीटोन नहीं बनाएगा, वो एसिड बनाएगा। ठीक, तो इसके पास डबल बॉन्डेड के पास H है, ये एसिड बनाएगा। इस डबल बॉन्डेड के पास H है, ये भी एसिड बनाएगा, ये भी एसिड बनाएगा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है, ये भी एसिड बनाएगा। इस डबल बॉन्डेड के पास H है, ये भी है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बना देगा, और ये भी एसिड बनाएगा। लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ना H है, ना इस वाले के पास, ना इस वाले के पास। इसका मतलब है कि ये आंसर होना चाहिए जो कि फाइनली डाइकीटोन देगा। तो ये डाइकीटोन ऐसे नहीं, जैसे 2 कीटोन कहना चाहिए। ठीक है, मतलब 2 मॉलिक्यूल अलग अलग जिसमें कीटोनिक ग्रुप हों, 2 कीटोन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो शायद वो इसी को डाइकीटोन कह रहा है, 1 कीटोन 2 कीटोन और इसे मिलाकर वो डाइकीटोन कह रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ए होगा। नेक्स्ट, ये एक मॉलिक्यूल गिवन था, क्या था, ट्रांस 2 फिनाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। तो हमने साइक्लोपेंटेन बनाया, 1 पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच कर दिया, 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप, और ट्रांस थे एक दूसरे के, इसलिए H और H को एक दूसरे का अपोजिट कर दिया। H और H क्या हो गए, अपोजिट है, तो मतलब ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। और जब ये डार्क में है तो ये डॉटेड में होगा, और ये डॉटेड में है तो ये डार्क में होगा। अब एल्कोहलिक KOH के साथ होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एल्कोहलिक KOH के साथ क्या होता है, E2 रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन।
एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और E2 एलिमिनेशन में आपको लैंग्वेज लिखवाया होगा, लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर टू ईच अदर। जो रिलीज़ होने वाले ग्रुप हैं, लीव होने वाले ग्रुप हैं, वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए, यानी ये ब्रोमीन इस H के साथ रिलीज़ नहीं हो सकता है। इस ब्रोमीन को यहाँ जो H होगा लेफ़्ट साइड में, इसके साथ यानी ये H और ये ब्रोमीन रिलीज़ होगा, यानी एल्कोहलिक KOH में होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिलीज़ हो जाता है डीहाइड्रो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड लेफ़्ट साइड में बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब नंबरिंग 1 2 3 4 5, यानी थर्ड पोजीशन पर फिनाइल, 3 फिनाइल साइक्लोपेंटीन, 3 फिनाइल 1 से ही नंबरिंग डबल बॉन्ड से, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी इसलिए डबल बॉन्ड को नंबरिंग 2 नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, 3 बनेगा, 4 भी नहीं बनेगा। ठीक, तो इस तरह से क्लियर। तो ये ध्यान रखना कि ये जो होता है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन होगा। मेजर प्रोडक्ट E1 के लिए तो आपको बताया था कि वीक बेस चाहिए, यानी कि वाटर या प्योर अल्कोहल या प्योर वाटर चाहिए, तब होता। कार्बोकेटाइन नहीं बनेंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट Br और H रिलीज़ होगा, और वो भी एंटी पेरिप्लेनर वाला, यानी एक दूसरे के अपोजिट, ट्रांस वाला, ब्रोमीन का ट्रांस, सिस वाला नहीं, ये तो सिस है, ये रिलीज़ नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटीन है सेकंड पर मिथाइल है, थर्ड पर मिथाइल है, ये मॉलिक्यूल है 2,3 1 2 3 4 2,3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड, इसे प्रोड्यूस करना है बाय द हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड एज कैटलिस्ट। ये केवल कैटलिस्ट है और कुछ नहीं है। तो मैं आपको 2 ऑप्शन समझा देता हूँ, एक ऑप्शन ए समझा देता हूँ और एक डी समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले हम ए ऑप्शन की बात करते हैं, या मैं आपको चलिए बी ऑप्शन समझाता हूँ, बी और डी समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारे पास बी है, CH3 CH CH3 CH2 डबल बॉन्ड, और हम इसे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, डबल बॉन्ड इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ 2 कार्बोकेटायन फॉर्म होंगे, एक प्लस सेकेंड वन, 2 कार्बोकेटायन बनेंगे एंड इट इज़ मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। अब ये क्या इधर से इधर शिफ्ट हो सकता है, 1 2 शिफ्टिंग नहीं, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री है, इधर से इधर जाएगा तब भी क्या रहेगा, 2 डिग्री रहेगा, तो इसमें शिफ्टिंग नहीं होगी, देयर इज़ नो शिफ्टिंग, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। तो इसका डबल बॉन्ड या तो राइट में बनेगा, यानी या तो वापस H का लॉस करने के बाद ये वापस यही बना लेगा, ठीक, या H का लेफ़्ट साइड से लॉस करने के बाद ये एक नया प्रोडक्ट बना सकता है, ये बना सकता है, लेकिन ये 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन नहीं है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऐसे ही ए और सी को भी ट्राई करना, मैं आपको डी बता रहा हूँ, ठीक है। डी क्या है, डी मॉलिक्यूल ये है CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव के साथ जब इसका कॉम्बिनेशन होगा, H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा तो ये 2 कार्बोकेटायन बना सकता है, पहला, ठीक है, मोर स्टेबल, प्लस सेकंड वन, लेस स्टेबल, ठीक है। ये मोर स्टेबल, वो तो पता ही आपको, हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। अब ये मोर स्टेबल है तो इसमें 1 2 शिफ्टिंग हो सकती है, 1 2 मिथाइल नेगेटिव शिफ्ट, तो ये मिथाइल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज की लोकेशन बदल जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा।
अब H पॉजिटिव का लॉस करेंगे क्योंकि वो तो कैटलिस्ट है। अब H पॉजिटिव का लॉस अगर राइट साइड से होता है यहाँ से, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले कार्बन से होता है, तो ये बनेगा, यानी 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया, यानी कि डी आंसर है। आंसर क्या है? डी आंसर है। ठीक है, चलिए, और एक और बन सकता है अगर लेफ्ट साइड से लॉस होता है तो। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो इसमें भी दो बनेंगे बाय द लॉस ऑफ H पॉजिटिव, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मोर स्टेबल है, मोर सब्सटीट्यूटेड है, ये माइनर होगा। सेट-जेव रूल फॉलो होता है, आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, ठीक है, आप सॉल्व कर लें। कोई भी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक की या एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की, ठीक है, या केमिकल काइनेटिक्स की, उसे सेंड करिए, ठीक, उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे।